चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या होता है प्रजनन? प्रजनन का अर्थ क्या है? सामान्य भाषा में अपने जैसे लक्षणों वाले या सदृश जीव की उत्पत्ति करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हर जीव चाहता है कि उसके जैसे लक्षणों वाले नए जीव की उत्पत्ति हो, और यही जो प्रक्रिया है, एक नए जीव की उत्पत्ति करने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। इसके क्या उद्देश्य है? पहला और इम्पोर्टेंट उद्देश्य है अपने अस्तित्व को बनाए रखना। दुनिया में हर जीव चाहता है कि लंबे समय तक उसका अस्तित्व बना रहे। दूसरा और इम्पोर्टेंट उद्देश्य इसका होता है कि अपनी प्रजाति में वृद्धि करना। हर स्पीशीज अपनी स्पीशीज की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती है, और उसका एकमात्र साधन क्या है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो सामान्य भाषा में एक परिभाषा के रूप में अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए तो अपने जैसे सदृश लक्षणों वाले नए जीव की उत्पत्ति करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता है। रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है। यह अलैंगिक हो सकता है और लैंगिक हो सकता है। अलैंगिक रिप्रोडक्शन अर्थात एसेक्सुअल, क्या कहेंगे? एसेक्सुअल। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या अंतर है दोनों में? तो ध्यान से देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें दो विपरीत लिंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक ही जीव के द्वारा अन्य जीवों की उत्पत्ति करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है अलैंगिक प्रजनन। तो ये प्रजनन किस प्रकार से हो सकता है? इसके कई तरीके होते हैं। द्विखंडन विभाजन के द्वारा। कैसे होगा? द्विखंडन विभाजन, जिसे बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन। या फिर बहु विभाजन। क्या है ये बहु विभाजन? मल्टीपल डिवीजन या फिर बीजाणु निर्माण। ये कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है, यानी ये वाला जो अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, ये छोटे जीव यानी कि सूक्ष्म जीव, छोटे पादप, कवकों, इनमें पाया जाता है जिनके अंदर दो विपरीत लिंग नहीं होते। जैसे अगर सूक्ष्म जीव की मैं बात करूं तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकी होते, यानी एक कोशिका से एक सूक्ष्म जीव का निर्माण हो जाता है। तो जैसे ये मान लिया जाए ये एक सूक्ष्म जीव की कोशिका है, तो ये सूक्ष्म जीव की एक कोशिका जब स्वयं टूटकर दो में विभाजित हो जाए, कितने में? दो में विभाजित हो जाए तो दो नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या इसमें किसी लैंगिक प्रक्रिया की आवश्यकता हुई? नहीं हुई। तो यही है द्विखंडन विभाजन। क्या है ये? द्विखंडन विभाजन यानी बाइनरी फिजन। अर्थात कहने का, यदि एक जीव स्वयं टूटकर दो नए जीव की उत्पत्ति कर दे तो वह कहलाएगा द्विखंडन विभाजन, जो कि एक अलैंगिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अलैंगिक क्रिया है। और यही जीव यदि बहुत सारे भागों में टूटकर हर एक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति कर दे तो बहुविभाजन। ये क्या कहलाएगा? बहुविभाजन। पादपों में बीजाणु विभाजन, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। आप देखते हैं कि बीज डालते हैं और एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्या इसमें किसी लैंगिक क्रिया की आवश्यकता हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये सारे के सारे अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन के। अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। जब दो विभिन्न प्रकार के जीव आपस में संभोग करके लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो इसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन भी दो तरह से हो सकता है। एक होता है द्विलिंगी और एक होता है एकलिंगी। अब ये क्या चीज है? देखिए, द्विलिंगी और एकलिंगी। मानव कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का मतलब होता है अर्थात एक जीव के अंदर एक ही लिंग मौजूद है।
द्विलिंगी प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें एक ही जीव के अंदर दो, स्त्री और पुरुष दोनों के लिंग मौजूद होते हैं। जब वे प्रजनन करते हैं तो इस तरह का प्रजनन कहलाता है द्विलिंगी प्रजनन। ऐसा प्रजनन हमें कहाँ देखने को मिलता है? केचुए में देखने को मिलता है। ऐसा प्रजनन हमको फर्न्स में देखने को मिलता है, फीताकृमि में देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं केचुए के बारे में आपको बताऊं तो कुछ इस तरह खंडों में इसका भाग विभाजित होता है ना? जो केचुए का 10वें नंबर का खंड होता है, कौन से नंबर का? 10वें नंबर के खंड में उसके पुरुष जननांग होते हैं। क्या होते हैं? और 13वें से 14वें नंबर के खंड में उसके अंडाणु निर्माण होते हैं। तब अगर उसे स्वयं निषेचन करना होता है तब वो खुद को कुंडलित नुमा संरचना में मोड़ देता है और अपने ही शुक्राणु को अंडाणु में निषेचित करवा लेता है। तो ये द्विलिंगी निषेचन का उदाहरण है। ये अलग अलग जीवों से भी निषेचन करता है। एक केचुआ स्वयं अलग होते हुए दूसरे केचुए के साथ निषेचन भी कर सकता है। एक ही समय में वह दूसरे केचुए को शुक्राणु भी दे सकता है और दूसरे केचुए से अंडाणु प्राप्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार का जो लैंगिक संबंध है वो द्विलिंगी रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। एक लिंगीय रिप्रोडक्शन मानवों में, समस्त वर्टिब्रेट्स, पक्षियों में देखने को मिलता है, जिसमें एक जीव के अंदर एक ही प्रकार का लिंग होता है। दो विपरीत जीवों की आवश्यकता पड़ती है और उनकी लैंगिक क्रिया के द्वारा जब प्रजनन होता है तब उसे कहा जाता है एक लिंगीय प्रजनन। तो इतना सारा सब समझ में आया कि प्रजनन क्या है। तो साधारण भाषा में अपने ही सदृश दिखने वाले समान लक्षणों के नए जीव की उत्पत्ति को हम कहते हैं प्रजनन। प्रजनन मुख्यतः दो तरह से हो सकता है। यह अलैंगिक हो सकता है जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और यह लैंगिक हो सकता है जिसमें लिंग की आवश्यकता होती है। दो विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जो प्रजनन होता है ये भी दो तरह से हो सकता है। ये द्विलिंगी भी हो सकता है या एक लिंगी भी हो सकता है। अगर प्रश्न आपसे आ जाता है कि मानव किस तरह का प्रजनन करता है तो एक लिंगी। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात एक जीव के अंतर्गत एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है और मानव द्वारा किया जाने वाला जो प्रजनन है वो एक लिंगी प्रजनन का उदाहरण। सारा आपको रिटर्न पीडीएफ में मिल जाएगा। पूरा पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर पीडीएफ से भी आपको पूरा के पूरा समझाऊं। ठीक है। अब प्रजनन की जो हम शुरुआत कर रहे हैं यानी कि रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की शुरुआत से पहले ये पता होना चाहिए कि प्रजनन तंत्र अर्थात कि उन अंगों के बारे में जिन अंगों के द्वारा प्रजनन किया जाता है, चाहे स्त्री की बात की जाए या पुरुष की बात की जाए। मानव रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, हमारा टॉपिक ही यही है आपके सिलेबस में महिला सुपरवाइजर में। तो अन्य किसी और टॉपिक पे ना जाते हुए सीधे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं। मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज जो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रजनन तंत्र है, चाहे पुरुष का है चाहे मादा का है, दोनों ही प्रजनन तंत्र एक श्रोणी में मौजूद होते हैं जिसे कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है? पेल्विस। श्रोणी क्षेत्र। श्रोणी क्षेत्र में मानव का प्रजनन तंत्र स्थित है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विस कहा जाता है। ये पेल्विस है क्या? ये पेल्विस क्या है? तो उदर गुहा के नीचे और कूल्हे की हड्डी के बीच में जो खाली स्थान है उसी को हम पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। ध्यान देंगे आप इस चीज पर। देखिए, इस तरह की एक आकृति वाली हड्डी होती है और इस हड्डी के आसपास इस तरह की दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हड्डियां हैं, यही हड्डी बनाती है पेल्विस। क्या बनाती है? पेल्विस। ठीक है। ये जो बड़ी हड्डी है इसे हम कहते हैं हिप बोन। किस नाम से जानते हैं? हिप बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? दो संख्या हो गई। यहाँ जो आपको ऊपर ये हड्डी दिख रही है, ये जो हड्डी है ये हड्डी रीढ़ की हड्डी का ही एक्सटेंडेड भाग है, यानी जो ऊपर से रीढ़ की हड्डी आ रही है उसका ही विस्तारित रूप है। ये वाली जो हड्डी होती है, इन हड्डियों को हम कहते हैं सैक्रम। किस नाम से जानते हैं? सैक्रम। और सबसे नीचे जो पुच्छ के आकार की दिखाई दे रही है वो होती है कॉक्सिक्स। क्या होती है ये? दो हिप बोन, एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स, कुल मिलाकर 4 हड्डियों से पेल्विस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पेल्विस का निर्माण होता है।
अब इसमें ये जो हिप बोन है यानी ये जो कूल्हे की हड्डी है, ये कूल्हे की हड्डी भी 3 भागों में बटी हुई होती है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी होती है। जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है इसी को हम कहते हैं इलियम। क्या कहा जाता है इसे? इलियम। इधर जो भाग है इसे इस्चियम। क्या बोलेंगे? इस्चियम। और अंतिम जो छोर होता है ये कहलाता है प्यूबिस। क्या कहलाता है? प्यूबिस। कूल्हे की जो हड्डी है, हिप बोन है, वो 3 भागों में बटी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इसके अलावा बीच की जो हड्डी है उसका सबसे ऊपरी वाला भाग कहलाता है सैक्रम और नीचे वाला कहलाता है कॉक्सिक्स। अब इसके जो बीच का भाग होता है यही कहलाती है आपकी श्रोणी। क्या कहलाती है? श्रोणी। अब आ जाते हैं, एक बार मैं पीडीएफ से आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमने शुरुआत करी है आज प्रजनन तंत्र की। किस चीज की करी है? प्रजनन तंत्र की। ध्यान से देख लेना, पीडीएफ में हम पढ़ते चलेंगे और एक्सप्लेन में आपको साथ साथ करती रहूंगी। देखो प्रजनन तंत्र क्या है, तो अपने ही जैसे समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। उद्देश्य क्या है, तो अपने अस्तित्व को बनाए रखना और अपने प्रजाति की संख्या में वृद्धि करना। ठीक। प्रजनन कितने प्रकार से हो सकता है? 2 तरीके से। एक है अलैंगिक प्रजनन, एक है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या? जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये कैसे हो सकता है? तो द्विखंडक विभाजन, बीजाणु निर्माण, बहुविभाजन और भी कई प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा अलैंगिक विभाजन होता है। उदाहरण के लिए हम सूक्ष्म जीव देख सकते हैं, हम कवक देख सकते हैं, छोटे पादप हैं, सभी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया आपको कि नर और मादा के लैंगिक क्रिया के द्वारा जब नए जीव की उत्पत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन कहा जाए। ये 2 प्रकार से हो सकता है, द्विलिंगी और एकलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है कि जब नर और मादा जनन एक ही जीव में मौजूद हो और प्रजनन करे तो वो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी प्रजनन। इसमें हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं केचुआ, जिसको अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, फीताकृमि, टैपवर्म, हमारे पेट में पाया जाने वाला एक कीड़ा, कुछ पादप। एक लिंगी प्रजनन क्या होता है? जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होकर प्रजनन करें तो क्या कहलाएगा? ये एक लिंगीय जनन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो भाई मानव, कुत्ता, पक्षी, सभी जीव कॉर्डेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट जो होते हैं, वो एक लिंगीय जनन के द्वारा ही अपने नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, मानव शरीर नर और मादा प्रजनन तंत्र में विभक्त होता है, यानी नर का शरीर अलग और मादा का शरीर अलग है, जिसका काम है संतान उत्पत्ति करना। संतान प्राप्ति एक मेन मोटो है। मानव जनन तंत्र श्रोणी क्षेत्र में स्थित है। यही मैंने आपको बताया कि मानव जनन तंत्र यानी चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, किस क्षेत्र में स्थित है? श्रोणी क्षेत्र में। और इसी श्रोणी क्षेत्र को हम पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्रोणी क्षेत्र से आपका पिछले वर्ष महिला सुपरवाइजर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है कि ये शरीर का वह हिस्सा है जो पेट के नीचे यानी आपके उदर गुहा के नीचे मौजूद है और कूल्हे की हड्डी के बीच में होता है। अब ध्यान देंगे आप कि पुरुष श्रोणी क्षेत्र जो है एंड्रॉइड प्रकार का होता है। किस प्रकार का? अब ये क्या प्रकार है बताती हूँ। देखिए इस प्रकार की आपको यहाँ आकृति दिखाई दे रही है ना। ये जो है ये मेल पेल्विस है। क्या है? ये मेल श्रोणी क्षेत्र है। मेल श्रोणी क्षेत्र है। ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक बड़ी हड्डी आपको कूल्हे की दिखाई दे रही है ना। ये पूरी के पूरी जो हड्डी है इसी का नाम है हिप बोन। किस नाम से जानते हैं इसको? हिप बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी। ये कूल्हे की हड्डी 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी है? एक का नाम है इलियम, एक का नाम है इस्चियम और लास्ट में देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको प्यूबिस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? प्यूबिस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इधर देखो, ये वाली जो ऊपर की हड्डी है इसको किस नाम से जानते हैं हम? सैक्रम। क्या बोलेंगे? अंतिम ये जो छोर है यहाँ वाला इसे कहेंगे कॉक्सिक्स। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेल्विक बोन है उसमें कुल कितनी हड्डी है तो 4। 2 हिप बोन है जो कि बड़ी है, एक है सैक्रम, एक है कॉक्सिक्स। ठीक है, हिप
उसको 3 भागों में फिर बांटा गया। हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी है, उसको फिर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक का नाम है इलियम, एक का इस्चियम और एक का प्यूबिस। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में एक खाली जगह जो छूटी हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आकृति जो हमको दिखती है, यही होती है श्रोणि क्षेत्र, जहाँ की प्रजनन तंत्र आपका होता है। ये वो मेन क्षेत्र होता है जिससे शिशु का जन्म होता है। अब ये वाली जो आकृति है ये एंड्रॉइड प्रकार की है। किस प्रकार की है? एंड्रॉइड प्रकार की। इस वाली आकृति में जो पेल्विस क्षेत्र है ये सकरा है। कैसा है? और ये हार्ट की आकृति का है। दिल की आकृति दिखाई दे रही है। तो ऐसा कहते हैं ना भाई, पुरुष का दिल कमर में होता है, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड प्रकार का जो पेल्विस है ये मेल में यानी पुरुष में पाया जाता है। और यही आपका पिछले साल का प्रश्न था कि एंड्रॉइड प्रकार की श्रोणि किस में पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है? पुरुष में। ऐसा नहीं है कि ये महिला में नहीं हो सकती। यदि किसी महिला में इस प्रकार का पेल्विस होगा तो उसे शिशु जन्म के दौरान बहुत जटिलता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका क्षेत्र कैसा है? सकरा है। कैसा क्षेत्र है इसका? सकरा। आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ का क्षेत्र, ये क्षेत्र सकरा है। और इस क्षेत्र के सकरे होने के कारण शिशु जन्म में बहुत ज्यादा परेशानी या दिक्कत होती है। इसके बाद देखो आगे मैं आपको बताती हूँ, ये है एंड्रॉइड प्रकार की। किस प्रकार की है भाई? एंड्रॉइड प्रकार की। अब यहाँ आओ फीमेल पेल्विस पर। ये है गायनेकॉइड प्रकार की। कौन से प्रकार की? दिख रहा है जो श्रोणि क्षेत्र है, जो पेल्विस का क्षेत्र है वो कैसा है? चौड़ा है। इसे सबसे बेस्ट माना जाता है प्रसव के लिए। सबसे सही अगर कोई श्रोणि है तो वो गायनेकॉइड है। कौन सा है? ये गायनेकॉइड प्रकार का फीमेल पेल्विस है। फीमेल पेल्विस तीन प्रकार के होते हैं। ये गायनेकॉइड है। इसके अलावा प्लेटिपेलॉइड भी होता है, एंथ्रेपॉइड भी होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो गायनेकॉइड है, प्लेटिपेलॉइड है और एंथ्रेपॉइड है। नोट्स में पूरा है, ध्यान दो। ये आ गया समझ में पूरा। अब बैक में वापस आ जाओ। देखो पुरुष श्रोणि क्षेत्र जो पेल्विस है किस प्रकार का होगा? एंड्रॉइड प्रकार का होता है, जो आकार में कैसे आकार का है? हृदय आकार का। दिखाई दे रहा था ना हार्ट स्ट्रक्चर, हृदय आकार का होता है। तथा यह अन्य श्रोणि से कैसा होगा? सकरा होगा। अन्य श्रोणि से कैसा होगा? ये सकरा होगा, यानी इसका आकार छोटा होगा। इसके अलावा स्त्री श्रोणि क्षेत्र सामान्यतः गायनेकॉइड प्रकार का होता है। किस प्रकार का होगा? गायनेकॉइड प्रकार का होता है। यह श्रोणि गोल तथा चौड़ी होती है और प्रसव के लिए सर्वश्रेष्ठ गायनेकॉइड को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? गायनेकॉइड को माना जाता है। यह श्रोणि शिशु जन्म के लिए अनुकूल मानी जाती है। अगर प्रश्न आता है कौन सी श्रोणि है जो शिशु के लिए अनुकूल मानी जाएगी, तो गायनेकॉइड श्रेणी किसमें पाई जाएगी? महिलाओं में, जबकि एंड्रॉइड पुरुषों में। इसके अतिरिक्त दो और प्रकार की श्रोणियां भी होती हैं जो मादाओं में देखने को मिलती है। एक है एंथ्रोपॉइड और एक प्लेटिपॉइड। प्लेटिपॉइड में क्या होता है कि योनि जो क्षेत्र होता है वो चौड़ा है और एंथ्रोपॉइड में थोड़ा सा लंबा। दोनों में प्रसव हो जाता है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ और अनुकूल मानी जाती है गायनेकॉइड। कौन सी मानी जाती है? पेल्विस वाला हिस्सा पूरा समझ में आया। प्रजनन तंत्र की शुरुआत मैंने आपको पेल्विस से करवाई। पेल्विस का मतलब है वह क्षेत्र जिसमें प्रजनन तंत्र स्थित होता है। जनन क्षेत्र है ये, इसमें पुरुष का जनन क्षेत्र भी और महिला का भी जनन क्षेत्र स्थित होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं नर प्रजनन तंत्र को। किसको शुरू करेंगे आज? नर प्रजनन तंत्र को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नर प्रजनन तंत्र। ये दोनों के दोनों श्रोणि क्षेत्र समझ में आ गए, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो आपका एंड्रॉइड प्रकार का है। कौन से प्रकार का? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड प्रकार की जो श्रोणि है इसकी आकृति कैसी होगी? हार्ट शेप्ड की होगी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि गायनेकॉइड कैसी होगी, तो ये चौड़ी होगी और इसमें इतनी जगह होगी कि शिशु का जन्म आराम से हो जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रकार की श्रोणि कौन सी है? गायनेकॉइड। कौन सी है? गायनेकॉइड। यदि किसी स्त्री के अंदर एंड्रॉइड प्रकार की श्रोणि होगी तो प्रसव में उसको दिक्कत आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नर प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले सबसे आपको मैं मेल प्रजनन तंत्र के बारे में बता दूं। चलो
ये जो स्ट्रक्चर मैं बना के बता रही हूँ ये है वृषण। क्या कहलाते हैं ये? वृषण। चलो इधर देखो पहले। चलो सबसे नीचे जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ये है वृषण। क्या कहलाएगा ये? वृषण। ठीक है, देखो ये जो आकृति है ये वृषण है। क्या है ये? वृषण। वृषण को हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस या फिर टेस्टिकल। क्या नाम है एक और? टेस्टिकल। टेस्टिकल या फिर टेस्टिस के नाम से हम वृषण को जानते हैं। वृषण जो होते हैं ये एक थैली के अंदर घिरे हुए होते हैं। उस थैली को वृषण कोश या अंडकोश या स्कॉटम कहा जाता है। यानी कि वृषण जो है एक थैली नुमा संरचना के अंदर है जो इसे घेरे हुए हैं। तो ये जो थैली नुमा संरचना होती है इस थैली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? वृषण कोश। यानी कि एक थैली नुमा संरचना जो वृषण को चारों ओर से घेरी है इसे वृषण कोश या फिर अंडकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडकोश। इसी को हम कहते हैं स्कॉटम। क्या कहते हैं? स्कॉटम। ठीक है। वृषण का क्या काम है? वृषण का काम है शुक्राणु को बनाना। क्या करना? शुक्राणु को बनाना। शुक्राणु को बनाने का कार्य करते हैं वृषण। वृषण जो है एक थैली नुमा संरचना के अंदर होते हैं जिसे वृषण कोश या अंडकोश कहा जाता है। क्यों होते हैं ये इस थैली नुमा संरचना के अंदर? देखो पहले तो हम देखेंगे कि वृषण की जो स्थिति है वो क्या है। सबसे पहला ही जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृषण को। किसको पढ़ेंगे? वृषण को। देखो वृषण की जो स्थिति है, अगर मैं पूछूं कि वृषण कहाँ स्थित होते हैं तो ये उदर गुहा के बाहर। किसके बाहर? उदर गुहा के बाहर, यानी कि एक्सटर्नल एब्डोमिनल यानी पेट के बाहर, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी इनकी संख्या भी पूछी जाती है। वृषण कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी। वृषण जो होते हैं ये एक जोड़ी अर्थात दो पाए जाते हैं। दो पाए जाते हैं। दो पाए जाते हैं। और ये एक थैली नुमा संरचना जिसे कहा जाता है वृषण कोश। इस वृषण कोश से घिरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? वृषण कोश से घिरे हुए होते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर का जो सामान्य ताप है वो है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे शरीर का एक सामान्य तापमान है। हमारे शरीर का जो तापमान है वो शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए यानी स्पर्म बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। कितना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। इसीलिए शुक्राणु बनने के लिए ही वृषण जो होते हैं वृषण कोश के अंदर संरक्षित होते हैं, क्योंकि वृषण कोश का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 34 से 35 डिग्री। कितना होता है? 34 से 35 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि वृषण जो होते हैं ये वृषण कोश में शरीर के बाहर होते हैं ना कि शरीर के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस जो शुक्राणु उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है। और शुक्राणु उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। इसीलिए जो वृषण है ये वृषण कोश के अंदर शरीर के बाहर अवस्थित होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इनका भार पूछा जाता है तो 14 से 15 ग्राम। क्या भार है इसका? ये प्रत्येक का भार है, यानी हर एक का भार कितना होता है? 14 से 15 ग्राम वृषण का भार होता है। समझ में आया वृषण के बारे में कि वृषण क्या है? वृषण का कार्य क्या है? तो वृषण का कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना। क्या करना? शुक्राणु का निर्माण करना। तो सबसे नीचे
नर प्रजनन तंत्र में जो एक जोड़ी देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं वृषण। वृषण जो है नर जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है। क्या है ये? मुख्य अंग। मुख्य अंग यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यही वो अंग होता है जिससे शुक्राणु का उत्पादन होता है। तो बाकी अंग क्या है? बाकी के जो अंग है वो तो सहायक अंग है, जो सहायता करते हैं शुक्राणु को मादा योनि तक ले जाने के लिए। ठीक है, देखो ये वृषण है। वृषण किससे घिरा हुआ है? अंडकोश या वृषण कोश से। इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं अधिवृषण। क्या कहा जाता है? अधिवृषण। अधिवृषण, और इंग्लिश में से हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। देखो शुक्राणु जो है वो बनेंगे वृषण में, लेकिन ये परिपक्व होंगे और इकट्ठे होंगे अधिवृषण में जाके। यहाँ वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा, यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे अधिवृषण में। अधिवृषण में ये इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर ये परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। अधिवृषण से जुड़ी होती है एक नलिका। क्या जुड़ी होती है? नलिका। ये जो नलिका दिख रही है इसे कहते हैं हम शुक्राणु नलिका या शुक्रवाहिका। शुक्राणु नलिका या शुक्रवाहिका, और इसी को हम बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या कहा जाता है? वास डेफरेंस। ध्यान से सारी पूरी आकृति को समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। शुक्राणु को वृषण से आगे लेकर जाने वाली नलिका कौन सी है? शुक्राणु नलिका या शुक्रवाहिका, जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है। ये वो नलिका है जो अधिवृषण से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? अधिवृषण वह क्षेत्र है जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। क्या होते हैं? और परिपक्व होते हैं। शुक्राणु निर्माण कहाँ हो रहा है? वृषण में हो रहा है, जबकि शुक्राणु का संग्रहण कहाँ हो रहा है? अधिवृषण में। शुक्राणु किस नलिका के द्वारा आगे बढ़ेंगे? ठीक है, शुक्राणु नलिका। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पुरुष का मूत्राशय होता है। मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहा जाता है? जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, यहाँ पर मूत्राशय होता है। और मूत्राशय का एक मूत्र मार्ग भी होता है जो शिश्न से जाता है। ठीक है, यहाँ पर आए हैं जो शुक्राणु है वो नलिका यानी शुक्रवाहिका से चल के यहाँ पहुंचे। और ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही, इसे कहते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसे? शुक्राशय। क्या कहलाती है ये? शुक्राशय। शुक्राशय का क्या काम होता है? वीर्य का उत्पादन करना। किसका? शुक्राशय से एक तरल पदार्थ वीर्य का उत्पादन होता है जो सफेद रंग का होता है, जिसका काम होता है शुक्राणु को गति प्रदान करना। क्या काम होता है? गति प्रदान करना। तो यहाँ से वृषण से शुक्राणु बने, इकट्ठे कहाँ हुए हैं? अधिवृषण। अधिवृषण से आगे बढ़े हैं किसके द्वारा? शुक्र नलिका के द्वारा। और कहाँ पहुंचेंगे? शुक्राशय में पहुंचेंगे। शुक्राशय में जाकर यहाँ इनको एक वीर्य प्रदान किया जाएगा जिसे सीमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमन होता क्या है? सीमन क्या है? वीर्य क्या है? वीर्य में होते हैं शुक्राणु। क्या होते हैं? शुक्राणु। और शुक्राणु के साथ इनमें मिलता है फ्रक्टोज। क्या मिलता है? फ्रक्टोज यानी फल शर्करा और शुक्राणु ये मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ही शुक्राशय के नीचे शुक्राणु पहुंचेगा, यहाँ सुपारी के गोल आकृति वाली एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम है इसका? यह है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड तरलता प्रदान करता है शुक्राणु को, साथ ही साथ शुक्राणु की प्रकृति को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? शुक्राणु की प्रकृति को क्षारीय बनाता है। पूरी प्रक्रिया समझ में आ रही है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ हुआ है? वृषण। वृषण से शुक्राणु आगे बढ़ेंगे और इकट्ठे कहाँ होंगे? अधिवृषण में। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र नलिका के द्वारा आगे जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? शुक्राशय। शुक्राशय में उनसे मिलेगा वीर्य। वीर्य का निर्माण होगा शुक्राशय में। आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो है शुक्राणु की प्रकृति को
क्षारीय बनाएगा। क्या करेगा? क्षारीय बनाएगा। इसी प्रोस्टेट के नीचे एक और ग्रंथि है जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। क्या नाम है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ पर पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि जो है ये शुक्राणु में एक गंध प्रदान करती है। साथ ही साथ ये जो मूत्र मार्ग है, क्योंकि मूत्र मार्ग और मूत्र कैसा है? एसिडिक होता है, तो मूत्र मार्ग के एसिडिक लेवल को कम करने का काम ये ग्रंथि बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि करती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। अब यहाँ देखो, यहाँ से आ रही है मूत्र नलिकाएं। कौन सी नलिका आएंगी? मूत्र नलिका। और इन मूत्र नलिकाओं से मूत्र कहाँ इकट्ठा होगा? मूत्राशय में। कहाँ इकट्ठा होगा? मूत्राशय में। यहाँ से आ रहे हैं शुक्राणु। शुक्राणु पहुंचेंगे शुक्राशय, शुक्राशय से होते हुए प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बाद यहाँ पर एक मूत्र मार्ग है। क्या है यहाँ? मूत्र मार्ग। जिस मूत्र मार्ग को हम यूरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर कहते हैं। ये मूत्र मार्ग एक सामान्य मार्ग है। यहाँ से मूत्र का निष्कासन भी होगा और वीर्य का निष्कासन भी होगा। आ रही है बात समझ में? मूत्र मार्ग किसके द्वारा जाएगा? शिश्न के द्वारा, जिसे पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिस कहा जाता है। तो ये पूरा नर प्रजनन तंत्र है। पूरी चीज समझ में आई? कहाँ से शुरुआत होती है? वृषण से। वृषण नर प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग है। कौन सा अंग है? यहाँ पर किस चीज का निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। शुक्राणु इकट्ठे कहाँ पर होंगे? अधिवृषण में जाकर। कहाँ इकट्ठे होंगे? आगे किसके थ्रू बढ़ेंगे? शुक्र नलिका। किसके द्वारा? शुक्र नलिका से होते हुए पहुंचेंगे शुक्राशय। वीर्य का निर्माण कहाँ होगा? शुक्राशय में होगा। वीर्य का निर्माण कहाँ होगा? शुक्राशय। उसके बाद शिश्न से होते हुए प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल दो ग्रंथियों से मिलने के बाद शुक्राणु जो है ये बाहर निकल जाते। ये पूरा के पूरा नर प्रजनन तंत्र है। इसमें कोई दिक्कत आई? अब हम शुरू करेंगे फिर से वृषण से। वृषण को आपको पूरा पढ़ना है। किसको पढ़ना है? वृषण को। चलो एक बार फाइल में देखते चलो इसको। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? समझ में आया पूरा? देखो, नर प्रजनन तंत्र जो होता है उसमें ये सारे अंग मैंने आपको यहाँ दिए हैं। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मुख्य अंग कौन सा है? कौन सा अंग है? वृषण। वृषण को क्या बोलेंगे? टेस्टिस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, आगे देखो कौन कौन सी ग्रंथियां देखने को मिलेंगी। तो एक प्रोस्टेट, एक बल्बोयूरेथ्रल और एक लीडिंग कोशिका। ये कहाँ है ये अभी बताती हूँ। बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट तो चित्र में दिखाई है ना। लीडिंग कोशिका कहाँ मिलेंगी ये अभी दिखाऊंगी। ठीक है, देखो सहायक अंग यानी कि वृषण के अंदर तो शुक्राणु बन रहा है, लेकिन शुक्राणु को मादा योनि तक लेकर जाने वाले जो अंग है वो क्या कहलाएंगे? सहायक अंग कहलाएंगे। जिसमें पहला है वृषण कोश या अंडकोश। ये एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्कोटम। क्या कहा जाता है? अगला अधिवृषण जो कि एपिडिडाइमिस है। क्या है? यह एक कुंडलित संरचना है जो कि वृषण के ऊपर ही पाई जाती है। शुक्राणु बनने के बाद इसमें शुक्राणु इकट्ठे होंगे और परिपक्व होंगे। ठीक, शुक्रवाहिका जिसे शुक्राणु नलिका भी कहते हैं। वास डिफरेंस, ये एक नलिका होती है जिससे होते हुए शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। अगला शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राशय दो पत्तीनुमा संरचना होती है जिससे वीर्य का निर्माण होता है ताकि शुक्राणु को गति मिल सके। ठीक है, उसके नीचे हमने क्या देखा था? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग शिशन के अंदर होता है यानी पेनिस के अंदर होता है। प्रोस्टेट भी पाया जाता है और शिश्न यानी कि पेनिस। सारा मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। एक बार इधर देख लो। एक स्ट्रक्चर से देख लिया है, अब एक स्ट्रक्चर इधर भी देख लो। और तो ये छोटा नहीं हो पाएगा।
इधर देखो, स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। यहाँ जो ये दो आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है इनके ऊपर यानी कि वृषण, ये क्या कहलाएंगी? वृषण। ये दिख रही है ना आपको दो टेस्टिस, जोड़ी पूछ ली जाए तो एक, ठीक है। टेस्टिकल या टेस्टिस, इसे कहते हैं हम वृषण। क्या बोलेंगे? ये एक थैली में भरी होती है, किसमें? इस थैली को वृषण कोश या स्कॉटम कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्कॉटम। क्या कहेंगे? स्कॉटम। इस थैली के अंदर आपको ऐसी कुंडलित संरचना दिखाई दे रही है ना, इसे एपिडिडाइमिस क्या बोलेंगे? अधिवृषण। क्या है ये? चलो जल्दी बताओ, अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होंगे और इकट्ठा होंगे। प्रश्न आ जाए, शुक्राणु का संग्रहण कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है भाई। अधिवृषण में शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी यहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं इस डक्टस डेफरेंस से। इसी को वास डेफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। ये जो डक्टस डेफरेंस है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? वास डेफरेंस। और इसी को हम शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। दिखाई दे रही है ना, ये शुक्रवाहिका ऐसे करके जा रही है, ये रही। और ये एक पत्तीनुमा संरचना, क्या है ये? यहाँ जा रही है। तो ये जो पत्तीनुमा संरचना है ये है सेमिनल वेसिकल। क्या है ये? इसी को हम शुक्राशय कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। क्या कहेंगे इसे? शुक्राशय। तो यहाँ तक की आकृति समझ में आई? कोई दिक्कत आई इसमें? फिर से देखो, नीचे वृषण है, वृषण को एक थैली घेरे होती है जिसे क्या बोलते हैं? वृषण कोश। वृषण कोश। वृषण में से बनते हैं शुक्राणु जो कि इकट्ठे कहाँ होते हैं? अधिवृषण में। कहाँ पर? इंग्लिश नेम भी पढ़ते चलना, क्योंकि सीधे सीधे वही हिंदी में लिखे हुए मिल जाएंगे। अधिवृषण को क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं जी? बिल्कुल, कई बार आपको इपिडिडाइमिस हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। ई इमली का प में छोटी की मात्रा की इपिडिडाइमिस का निम्न में नर प्रजनन तंत्र में क्या काम? तो आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों शब्द साथ में लेकर ही चलना है, ठीक है। चलो, अधिवृषण से होते हुए यहाँ पर शुक्रवाहिका, यहाँ से शुक्राणु चलकर जाएगा और पहुंचेगा कहाँ? शुक्राशय। कहाँ पहुंचेगा? शुक्राशय में वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य का निर्माण होकर शुक्राशय से ये आगे बढ़ेगा। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है इसको तरलता प्रदान करेगी। नीचे देखो, यह है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये रही। कौन सी ग्रंथि है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि जो है मूत्र मार्ग की अम्लता को कम करेगी। ये जो मार्ग है मूत्र मार्ग, ये सेम मार्ग है किसके लिए भाई? यहाँ जो मूत्र इकट्ठा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में जो मूत्र इकट्ठा हुआ है, उसको पैसेज भी यहीं से होना है और वीर्य का निष्कासन भी यहीं से होना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग को कहा जाता है जहाँ से होकर वीर्य भी निकलेगा और मूत्र भी निकलता है। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो पेनिस है। तो ये पूरा नर प्रजनन तंत्र है, ठीक है। क्लियर है? पिक्चर से भी कोई दिक्कत? चलो बैक में वापस आओ। शुरुआत करते हैं हम वृषण की। किसकी करेंगे? वृषण की, ठीक है। वृषण से बहुत क्वेश्चंस पूछे भाई पिछले साल। सबसे प्रमुख अंग कौन सा है भाई? शुरुआत भी कहाँ से करेंगे? एक एक को पढ़ना है आपको, एक एक को पढ़ना है। सबसे प्रश्न आ जाते हैं। स्ट्रक्चर से आपको समझा दिया है, अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृषण। किसको पढ़ेंगे? वृषण। देखो, नर में उदर गुहा के नीचे एक जोड़ी वृषण स्थित होता है, बताया अभी आपको, ठीक है। वृषण का भार कितना है? 14 से 15 ग्राम। यह एक थैलीनुमा संरचना, एक थैलीनुमा संरचना अंडकोश या वृषण कोश में स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए जो आवश्यक तापमान है शरीर के तापमान से कितना कम चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री है।
वृषण शरीर से बाहर अंडकोश में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला देखो, इसका तापमान कितना है? वृषण कोश का तापमान आ जाए तो कितना? अच्छा, ऐसे कई जानवर होते हैं जिनमें वृषण कोश शरीर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर वो कोल्ड वार्म होते हैं, सॉरी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? यानी उनके शरीर का तापमान हमारे तापमान से ऑलरेडी कम होता है। जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एलिफेंट में जो वृषण होते हैं वो पेट के यानी उदर गुहा के अंदर ही होते हैं। चूहा, खरगोश के भी वृषण कहाँ होते हैं? पेट के अंदर ही होते हैं। तो भाई जब भी प्रजनन होता है, यानी कि खरगोश जब प्रजनन करता है मादा के साथ, तब उसके वृषण जो है बाहर आते हैं, वापस उदर गुहा के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा शार्क की कई ऐसी प्रजाति होती हैं जिनमें वृषण जो है उदर गुहा के अंदर ही होते हैं। तो इतना वृषण के बारे में चीजें समझ में आई। अब देखो भाई, ये वृषण का निर्माण होता कब बनते हैं ये वृषण? तो माँ के गर्भ में जब शिशु बन रहा होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, कब? माँ के गर्भ में। जब मदर के गर्भ में एक शिशु का विकास हो रहा होता है, उस समय लगभग 7 से 8 सप्ताह का, कितने सप्ताह का? जब भ्रूण 7 से 8 सप्ताह का होता है, तब उसके वृषण का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी वृषण बन जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में ये जो वृषण होते हैं ये बाहर ना होते हुए शरीर के अंदर ही होते हैं, यानी भ्रूण के उदर के अंदर ही होते हैं। तो ये बाहर कब आते हैं? ये जो वृषण है, जब शिशु 8 माह का हो जाता है, माँ के गर्भ में, कितने माह का? 8 माह का। लगभग 8 माह का जब शिशु हो जाता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तब ये वृषण एक्सटर्नल एब्डोमिनल यानी उदर गुहा के बाहर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। परंतु कुछ स्थितियों में क्या होता है? ऐसी स्थितियों में जब ये वृषण शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, तब उसे कहा जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहा जाता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो है वह समस्या है जिसमें शिशु का जो वृषण है उदर गुहा से बाहर नहीं आ पाता। इसमें 2 कंडीशन हो सकती। कितनी कंडीशन? यदि एक वृषण बाहर ना आए और एक अंदर रह जाए तो उसे कहेंगे हम यूनिपोलर। क्या कहेंगे? यूनिपोलर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहेंगे? यूनिपोलर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये कौन सी समस्या है? तो यह वह समस्या है जब एक वृषण तो बाहर आया है लेकिन एक वृषण अंदर ही रह गया है। अब एक और कंडीशन है, वो है बाइपोलर। कौन सा? जब भैया आप सुपरवाइजर बनोगे, जब आप सुपरविजन करोगे, तब इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। बाइपोलर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है? बाइपोलर के दोनों ही वृषण बाहर नहीं आ पाए। यदि दोनों ही वृषण बाहर नहीं आ पाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? बाइपोलर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे आखिर को वृषण को बाहर निकाला जाए? तो एक शल्य क्रिया होती है। क्या होती है? जिसे ऑपरेशन कहते हैं, जिसका नाम है ऑर्किडोपैक्सी। क्या बोलते हैं? बताया है ना मैंने आपको, है ना। ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा वृषण को उदर गुहा से बाहर निकाला जाता है। और किस में डाला जाता है? वृषण कोश में। किसके अंदर डाला जाएगा? वृषण कोश में। तो उदर गुहा के नीचे वृषण का निर्माण कब होगा? 8 माह में। 8 माह में। और वृषण बनने चालू होंगे 7 से 8 सप्ताह में। 7 से 8 सप्ताह में। चलो अब इसको देख लो एक बार फटाफट से भी जल्दी से। चलो देखो, वृषण का निर्माण गर्भावस्था में 7 से 8 सप्ताह में वृषण निर्माण होता है। इस समय वृषण भ्रूण के शरीर के अंदर ही होगा, ठीक है। जब शिशु गर्भ में 8 माह के लगभग हो जाता है तब यह भ्रूण के उदर गुहा से निकलकर बाहर आ जाता है। परंतु कुछ अवस्था में यदि वृषण उदर गुहा में ही रह जाता है तो क्या कहा जाएगा? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहा जाएगा? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसमें 2 कंडीशन है। यदि एक बाहर आ जाए
और एक अंदर रह जाए तो उसे क्या कहोगे? यूनिपोलर। क्या कहेंगे? यूनिपोलर। यदि दोनों वृषण अंदर रह जाए तो क्या? बाइपोलर। सीधे सीधे प्रश्न आएगा, बाइपोलर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म निम्न में से क्या है? क्योंकि शब्दावली पूछने का आपकी एग्जाम को शौक आ गया है। क्या आ गया है? शौक आ गया है। तो वो सीधे सीधे पूछेगा बाइपोलर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो दोनों ही वृषण का उदर गुहा से बाहर ना आना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? तो भाई एक शल्य क्रिया होती है जिसका नाम है ऑर्किडोप्सी। ठीक है, अब वृषण की आंतरिक संरचना से भी क्वेश्चंस आए हैं कि भाई वृषण के अंदर शुक्राणु आखिर बनता कैसे है? तो वृषण की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? ठीक है, चलो इसको एक बार देख लो जल्दी से। आ जाओ, देखो ध्यान से देख लेना भैया। ये वृषण है और उसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि आखिर वृषण के अंदर क्या होता है। ठीक, चलो देखो वृषण जो होता है, एक तो हमने देखा कि एक, अरे ये इससे प्रॉब्लम हो रही है। हमने देखा कि वृषण एक थैलीनुमा संरचना के अंदर होता है जिसका नाम है वृषण कोश यानी स्कॉटम। यहाँ वो स्कॉटम की बात नहीं कर रहे हैं, स्कॉटम के अंदर जो वृषण है उन वृषण की बात कर रहे हैं कि वृषण को अगर हम देखते हैं आंतरिक संरचना यानी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो कैसा दिखाई देता है। देखो वृषण जो होता है ये एक पतली झिल्ली नुमा संरचना से अंदर से भी घिरा होता है। झिल्ली नुमा संरचना से अंदर से भी घिरा होता है और इस संरचना को कहते हैं ट्यूनिया एल्ब्यूजिना। क्या कहते हैं? एल्ब्यूजिना, ट्यूनिया एल्ब्यूजिना। तो क्या मैडम ये भी पूछेगा? हाँ जी, वृषण के आंतरिक क्षेत्र में एक झिल्ली नुमा परत जिससे वृषण घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? एल्ब्यूजिना। क्या कहते हैं? ट्यूनिया। अब अगर हम अंदर देखते हैं, अंदर जब इसके देखते हैं तो अंदर हमें पालियां दिखाई देती है। भाई क्या दिखाई देती है? ऐसी पालियां। क्या दिखती है? ये जो पालियां हैं इनकी संख्या होती है लगभग 250 से 300। कितनी? इन पालियों को कहते हैं वृषण पालियां। क्या कहा जाता है? वृषण पालियां। क्या बोलते हैं इनको? तो क्या वृषण पालियों की संख्या पूछेगा? अरे पूछ ली गई है। वृषण के आंतरिक संरचना में वृषण पालियों की संख्या कितनी होती है? 250 से 300। वृषण पालियों को इंग्लिश में टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल्स। अब भाई ये वृषण पालियां हैं, इनका क्या काम है? तो वृषण पालियों के अंदर भी जाना है। कहाँ जाना है? अंदर। भाई के अंदर क्या करने जाना है? देखो वृषण पालियों के अंदर हमें नलिकाएं दिखती हैं। क्या दिखती है? तो इनकी संख्या कितनी है? 1 से 3। कितनी? एक पाली के अंदर लगभग 1 से 3 हमको कुछ नलिकाएं दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका। और इन इंग्लिश में सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर है टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल्स। टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 3 नलिकाएं हैं जिन्हें क्या कहा गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हो। वृषण जो होता है एक पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिया एल्ब्यूजिना। क्या बोलेंगे? वृषण के अंदर कुछ पालियां होती हैं 200, 250, 300 अलग अलग हो सकती है, लेकिन संख्या 250 से 300। और इन्हें क्या कहा जाता है? वृषण पालियां या टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल्स। इन वृषण पालियों के अंदर हमको 1 से 3 नलिकाएं देखने को मिलती हैं और इन नलिकाएं को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अरे भाई बहुत ध्यान दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं।
किसके अंदर? ये जो शुक्र जनन नलिका है, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? एक का नाम है जर्म कोशिका। क्या बोलेंगे? जर्म कोशिका। और एक का नाम है सर्टोली। क्या बोलेंगे? सर्टोली कोशिका। 2 प्रकार की कोशिका आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने को मिलती है। एक का नाम है जर्म कोशिका, एक का नाम है सर्टोली कोशिका। जर्म कोशिका ही नर जनन कोशिका है, जिससे शुक्राणु बनते हैं। इससे क्या बनेंगे? शुक्राणु का निर्माण होगा। तो भाई सर्टोली क्या करेगी? शुक्राणु को पोषण देगी। क्या करेगी? पोषण देगी। शुक्राणु को पोषण देगी। तो पोषण देने का काम कौन कर रही है और निर्माण कौन कर रहा है? पूरा समझ में आया? देखो, वृषण की आंतरिक संरचना फिर से सुन लो। एक पतली झिल्ली नुमा थैली से घिरा हुआ है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिया एल्ब्यूजिना। ट्यूनिया एल्ब्यूजिना। अंदर हमको 250 से 300 पालियां मिलती हैं। इन पालियों को कहा जाता है टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। ठीक है। इन पालियों में 1 से 3 नलिकाएं देखने को मिलती है, जिन्हें कहा जाता है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं, जर्म कोशिका और शुक्राणु निर्माण किन कोशिका से होगा? और पोषण कौन देगा? इतना समझ में आया अच्छे से? चलो एक बार इसमें देख लो, फिर कल इसके आगे बताऊंगी, है ना? चलो, ये दिख तो रही है, वीडियो दिख रही है। चलो देख लीजिए फटाफट। देखो, वृषण एक पतली झिल्लीनुमा संरचना ट्यूनिया एल्ब्यूजिना से घिरा हुआ है। ठीक है। वृषण के आंतरिक भाग में 250 से 300 वृषण पालियां हैं, जिनको टेस्टिकुलर। देखो, एक एक चीज जो लिखी है उसको मैं आपको विद स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए, क्योंकि याद करना है। मोस्ट आईएमपी चैप्टर है आपके पूरी साइंस की यूनिट का। ठीक है। देखो, प्रत्येक वृषण पालियों में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका, जिसे सेमिनिफेरस। ठीक है। इन शुक्र जनन नलिकाओं में से एक जर्म है और एक सर्टोली। तो जर्म क्या करेगी? शुक्राणु का अर्धसूत्री विभाजन कर शुक्राणु का जर्म कोशिका। और सर्टोली क्या करेगी? शुक्राणुओं को। इतना ही बताया अभी आपको, इसके आगे का कल बताऊंगी। एक बार स्ट्रक्चर देख लो। देखो, ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर, ये पालिया है। देखो, ये झिल्ली है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक है। ट्यूनिया एल्ब्यूजिना भी इसको कहा जाता है। अंदर आपको ये जो पालियां दिखाई दे रही है ना, ये पालियां जो है, इनको कहा जाता है आपका टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर जो नलिका है, इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है? ठीक। अब इसके आगे का आंतरिक स्ट्रक्चर मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। ठीक। फिर हम स्टार्ट करेंगे मादा जनन तंत्र। क्या स्टार्ट करेंगे? चलो, इसका पीडीएफ आपको आज भेज दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।